हेलो एवरीवन। नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल पे आपको। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है और ये आपके बिल्कुल एनर्जी को बूस्ट करेगा। और बैंकिंग फाइनेंशियल अगर नॉलेज अगर चाहते हैं तो इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आप अगर देख रहे हैं और एनआईएसएम के स्टूडेंट्स हैं अगर हैं तो आज का ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरा इस चैनल को बनाने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बैंकिंग फाइनेंस और बहुत सारे टेक्निकल स्किल्स हो गया या फिर स्किल डेवलपमेंट की चीजें हैं जो बहुत ही क्रिटिकल वे में बाहर के लोगों को या दुनिया को बताया जाता है। सो मेरा इस चैनल के माध्यम से उद्देश्य है कि मैं अपने चैनल के व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को या जो भी मुझे इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उनको मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट दूं और मेरे इस 20 इयर्स के एक्सपीरियंसेस से जो भी मैंने आज तक सीखा है और उसको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप खोज रहे हैं कि हाँ मुझे कुछ अच्छा सीखना है तो आज का ये वीडियो से बिल्कुल आपको मदद मिलेगा। और इस वीडियो के बारे में एक और चीज़ बताऊँ कि आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है, कुछ इसमें एक्टिविटीज़ भी होंगे। तो इस वीडियो के द्वारा नॉट ओनली आपको आज लर्निंग मिलेगी, आपको बहुत सारा नॉलेज भी मिलेगा और आपको एक टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलेगा कि आप एनआईएसएम एग्ज़ामिनेशन कैसे पास करनी चाहिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को आप बिल्कुल अम, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इस लाइक के बटन को हिट कर सकते हैं और आगे के नोटिफिकेशंस के पाने के लिए ताकि आप ऑल बोल के जो एक बेल होता है उसको आप दबा सकते हैं, राइट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के वीडियो को शुरू करते हैं, राइट। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है। आज का ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखिए मैंने आपको काफी पहले भी एक वीडियो, काफी सारे वीडियो मेरे इस चैनल पे हैं और आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर करके वीडियोस अभी जो आ रहे हैं ये एनआईएसएम रिलेटेड ही वीडियो आते हैं। तो देखिए एनआईएसएम का जो एग्जाम है थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा क्रूशियल है उनके लिए जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में जाना चाहते हैं या फिर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है जरा देखते हैं आपको, राइट। तो चलिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है। इस वीडियो से आपको कुछ चीज़ों आपको बिल्कुल मिलेगी। एक तो आपको लर्निंग मिलेगा, दूसरा आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा और दूसरा आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस भी मैं आज कराऊंगा। मेरे वीडियोस में काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि सर नेक्स्ट वीडियो डालिए, नेक्स्ट वीडियो डालिए। तो मैंने सोचा कि चलो आज का जो वीडियो है कुछ अलग से किया जाए और चैप्टर 4 का ये जो टॉपिक है आपको लाया जाए। तो इस चैनल के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको चैप्टर 4 का एक्सप्लेनेशन कराऊंगा और बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि चैप्टर 4 का एक्सप्लेनेशन क्या है, ताकि आपका ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाए और आप अपने एग्जाम्स में बिल्कुल अच्छे मार्क्स से पास भी हों। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए एनएसएम चैप्टर्स को अगर हम देखा जाए तो एक ग्लांस के रूप में देखना चाहिए। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि अगर आप एनएसएम के स्टूडेंट अगर हैं या फिर किसी भी तरह से इस वीडियो को आप देखते हैं तो मेरा ये क्लैरिटी वाला वीडियो होता है कि आपको सबसे पहले स्केलेटन जो होता है, फ्रेमवर्क जो होता है आपको समझाया जाए। मैंने आगे वाले अपने वीडियोस में चैप्टर वाइज कुछ कंटेंट डाले हैं, जो वीडियोस डाले हैं, जैसे कि आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का मैंने डाला है ऑलरेडी। इसके साथ मैंने आपके बहुत सारे मॉक टेस्ट को रिलेटेड भी क्वेश्चंस आंसर्स आपके इस वीडियो में मैंने अपलोड किया है और काफी सारे अच्छे कमेंट्स आते हैं मेरे पास। ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि सर आपके वीडियोस देखने के बाद मेरी डाउट क्लियर हुई, मैंने एग्जाम्स में पास किया। तो आई फील वेरी ग्रेट दैट पीपल आर वाचिंग दिस वीडियो एंड दिस चैनल, राइट। और आज का वीडियो चैप्टर 4 लेकर के आप देख रहे होंगे, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं, सीखते हैं। देखिए चैप्टर 4 जो है इसका टॉपिक है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का क्या मतलब होता है?
अब देखिए, आप अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जा रहे हैं, ये देखिए आपका ये एनआईएसएम एग्जाम जो है, ये क्या है? ये आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने की अनुमति देता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं, तो ये आप पूरा का पूरा किसी न किसी माध्यम से कंट्रोल्ड है। तो कोई ना कोई कंट्रोल करता है। तो आप जानते हैं, लीगल फ्रेमवर्क होती है किसी भी चीज की। उसी तरह एनआईएसएम जो है, सेबी के अंतर्गत काम करता है। तो ये जो नेशनल सिक्योरिटीज बोर्ड है, ये जो आपका हमारा जो जिसको सेबी बोलते हैं, तो ये क्या करता है? बहुत सारा नियम कानून बना रखा है। इस चैप्टर 4 में हम जानेंगे कि लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसे काम करता है और कैसे हम इस चीज को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। राइट? तो चलिए आगे चलते हैं। अब आपके देखिए स्क्रीन पे आपको दिखा रहा होगा कि रोल ऑफ रेगुलेटर्स इन इंडिया। तो रोल ऑफ रेगुलेटर्स इन इंडिया को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा अपने नॉलेज को और बढ़ाएंगे। देखिए, रेगुलेटर्स को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रेगुलेटर्स को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि रेगुलेटर्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए, रेगुलेटर बहुत ही इजी वर्ड है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप देखिए, ये आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, पीएफआरडीए, ये तो समझ में आ रहा होगा। बट ये रेगुलेटर्स क्यों हैं, क्या करते हैं रेगुलेटर्स? जब तक आप ये नहीं समझेंगे, हो सकता है आप गलत तरीके से काम कर लेंगे, तो आपकी लाइसेंस कैंसिल भी हो सकती है, आपके ऊपर एक्शंस भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि रेगुलेटर्स, मैं अपने वीडियोस में बिल्कुल ये बताने की कोशिश करता हूँ कि नॉट इन द पॉइंट ऑफ ओनली एग्जाम्स पासिंग। आपकी एकेडमिक्स तो ठीक है, आपकी एकेडमिक्स क्लियर होगी, बट आपके इसके साथ साथ आपको ये भी सोचना समझना है कि मेरे को काम भी करना है, मुझे म्यूचुअल फंड बेचना भी है। तो उसको एंगल में रखते हुए ये सारे नॉलेजेबल वीडियोस मैं बनाता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, आरबीआई क्या करता है? बैंकिंग सिस्टम एंड मनी मार्केट को कंट्रोल करता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप अगर बैंकिंग फाइनेंशियल स्टूडेंट हैं, तो आरबीआई के घेरे में आप हैं। तो आरबीआई म्यूचुअल फंड में बैंकों को आदेश देता है कि ठीक है भाई, म्यूचुअल फंड बेच सकते हैं, कि भैया ठीक है, कोई आप म्यूचुअल फंड का जो सेलिंग है वो ब्रांच में करते हैं। तो इसके लिए आरबीआई भी आपको घेरे में आ गया, क्योंकि सारे कस्टमर्स का पैसा का लेन देन भी होता है उधर। राइट? फिर आते हैं सेबी पे। सेबी क्या करता है? सिक्योरिटीज मार्केट कंट्रोल करता है। सेबी का मतलब हम जानते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर क्या है? इंश्योरेंस सेक्टर भी है, ये भी एक रेगुलेटर है भारत में जो काम करता है। रेगुलेट्स क्या करता है? इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट करता है। राइट? इंश्योरेंस मार्केट जैसे आप समझते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जनरल इंश्योरेंस हो गया। इसके लिए भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि आप मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर बैंकिंग को लेकर के या बैंकिंग के जो डिफरेंट टॉपिक्स है उसको लेकर भी। तो उसका काम अभी चल रहा है, तो मैं आने वाले दिनों में बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इसके डिफरेंट के, तो मैं चाहता हूँ कि पहले एनआईएसएम के सीरीज खत्म कर दी जाए, तो फिर इस पे काम की जाए। राइट? क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि जब वो इस तरह के एग्जाम्स में अपीयर होते हैं। पीएफआरडीए क्या करता है? देखिए, पीएफआरडीए पेंशन फंड को, जो ये पेंशन फंड होती है, आपको इसके लिए भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जस्ट एक जानकारी कि आपको पेंशन का जो फंड होता है उसको रेगुलेट करता है। राइट? रेगुलेटर का सिंपली मीनिंग आप समझ लीजिए कि रेगुलेटर्स का मतलब है कि कंट्रोल करना। तो आपकी कोई भी मूवमेंट को वो ध्यान में रखता है, अगर जब जरूरत होगी तो वो एक्शन भी ले सकता है। ठीक है? तो इसका मतलब होता है रेगुलेटर। चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको थोड़ा समझ में आ रहा हो कि रेगुलेटर्स का मतलब क्या है, और आपको लीगल फ्रेमवर्क किस किस के स्फीयर्स में जा सकते हैं। राइट? अब देखिए, आगे समझते हैं हम लोग रोल ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। राइट? इसको समझते हैं कि सेबी का रोल क्या है। अब अगर हम आगे समझेंगे आगे, तो सेबी के वेरियस रोल्स हैं। तो मुख्यतः मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कुछ रोल्स के ऊपर ही टिका हुआ है ये सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का रोल। राइट? तो एक एक करके समझते हैं। सेबी रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड डिपॉजिटरीज, कस्टोडियन, रजिस्ट्रार, ट्रांसफर एजेंट्स। अब ये हर एक वर्ड्स के जो मीनिंग आपको मैं अपने पिछले वीडियोस आप अगर देखोगे मेरे प्लेलिस्ट में, तो हर एक वर्ड का मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया है, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है ना? तो सेबी क्या करता है? रेगुलेट करता है कि म्यूचुअल फंड्स में जितने भी जुड़े हुए ये सारे लोग हैं, चाहे वो कस्टोडियन हो, रजिस्ट्रार्स हैं, ट्रांसफर एजेंट्स हैं इन द कंट्री, उनको रेगुलेट करता है। ठीक है? दूसरा क्या काम करता है? द रेगुलेशंस ओवर थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और तीन चीजों पे काम करता है सेबी। क्या? डिस्क्लोजर्स बाय इशूअर्स। किसी भी तरह का डिस्क्लोजर मतलब कोई भी चीज डिस्क्लोज करते हैं, अगर मान लीजिए उनको कुछ बताना है अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को, या फिर मार्केट में कुछ कई नई चीजें लॉन्च हो रही है, तो इसके बारे में बताया जाता है।
एफिशिएंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस। देखिए, ट्रांजैक्शन का मतलब सीधा होता है लेन देन। ट्रांजैक्शंस का जो लेन देन होता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, चाहे ग्राहक क्या करेगा, पैसे इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट करने के बाद ग्राहक के अकाउंट से पैसा म्यूचुअल फंड में जाएगा, म्यूचुअल फंड से विड्रॉ अगर करता है तो फिर म्यूचुअल फंड से पैसा आता है ग्राहक के अकाउंट में। तो इसकी जो लेन देन की एफिशिएंसी है कि भाई ये ठीक ठाक से हो, इसका भी रेगुलेट करता है। लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ताकि ग्राहक को, जो इन्वेस्टर होते हैं वही पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, मैंने लेन देन, कभी जमा करेंगे, कभी निकालेंगे, कभी परचेज करेंगे, कभी सेल करेंगे, ये जो उनका ट्रांजैक्शंस होता है, ये उस पर कॉस्ट एक होती है, तो उस पर लेन देन का बहुत कम कॉस्ट है। थर्ड, हम उस पर अगर देखते हैं तो प्रियम्बल ऑफ सेबी डिस्क्राइब्स इट्स बेसिक फंक्शंस टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। देखिए, ये बहुत समझने वाली चीज है। जहां भी इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट की बात होती है, मतलब जहां ग्राहक का अगर कोई भी फायदे का चीज होता है तो वो उस पर ध्यान रखता है। अगर कोई भी किसी भी तरह से, अगर सेबी को लगता है कि इसमें ग्राहक को बेवकूफ बनाया जा रहा है या फिर नुकसान कराया जा रहा है, या फिर जहां पे इसका नुकसान होने का है, तो ये उसका पूरा ये टोटल फ्रेमवर्क बना के रखता है। राइट, यही तीसरा काम है। चौथा काम क्या है? अदर एरियाज वारंट रेगुलेशंस डेलिबरेटली स्पेकुलेशन इन स्टॉक। स्पेकुलेशन का मतलब होता है, जैसे आप देखो कि कभी कभी बढ़ा दिया, या फिर ऐसी चीजें ग्राहक को बहलाने के लिए या फिर बहकाने के लिए कुछ चीजें की जाती है, या फिर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग एक बहुत सिंपल सा, आपको समझ लीजिए कि मान लीजिए आपको पता चल गया कि भाई, आप अगर इंस्टीट्यूशन में है या इंस्टीट्यूशन के बाहर है कि भाई इस शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, या ये चीज अच्छी वाली है, तो आप अपने ही लोगों को बोल दिए कि भाई चलो खरीद लो या बेच लो या जो भी करो। राइट, तो इनसाइडर ट्रेडिंग का भी मैटर अगर होता है, या फिर एक्सेसिव रिस्क अगर टेकन होता है म्यूचुअल फंड्स में, मान लीजिए म्यूचुअल फंड ऐसा है लेकिन उसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, इस चीज को भी कंट्रोल करता है। या फिर कोई भी इनएडिक्वेट कोलैटरल। कोलैटरल का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई सिक्योरिटीज की बात है, या फिर कोई बंधक है, या फिर कोई मॉर्गेज ली जा रहा है, या फिर इस तरह का चीजों को जो कोलैटरल सिक्योरिटीज देते हैं या डेप्ट के अगेंस्ट में, इसको भी कंट्रोल करता है कि भाई कितना लिया जा सकता है। तो सारे का रूल्स रेगुलेशन जो है ना, ये सेबी बनाता है। राइट, और इसको कंट्रोल भी करता है। अब आगे समझते हैं कि, देखिए आपके स्लाइड में आ रहा होगा कि रेगुलेशन कैटेगरी क्या है और एरिया कवर्ड। अब देखो, स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट, तो किसी भी तरह की स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो होती है, ये भी सेबी के अंतर्गत आता है कि कोई भी अगर कोई नया स्कीम निकाल रहा है तो उसको क्या क्या कवरेज उसकी है, उस डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब सारा चीज, चाहे वो कन्वर्शन हो या कंसिडरेशन हो, या फिर एग्जिस्टिंग कोई स्कीम अगर चल रही है तो इसका भी कोई रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस सर्कुलर, इस तरह का चीज अगर है, या फिर कोई दो स्कीम्स में मर्जर हो रहा है, या फिर इस तरह की चीज का, या नया प्रोडक्ट अगर कुछ बना रहे हैं, तो कोई भी अगर इस तरह के एरियाज जो है ना, ये सेबी के अंतर्गत आता है। तो आप देखोगे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सेबी का, जो कि इस तरह की चीजों को रेगुलेट करता है। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? अब देखिए, रिस्क मतलब कितना खतरा हो सकता है कि भाई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या डाइवर्सिफाई फोलियो है, या फिर लोग, देखें, लोग तो शेयर में भी इन्वेस्ट करते हैं, लोग म्यूचुअल फंड में भी करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड शेयर से थोड़ा सेफ है। राइट, क्योंकि इसके जो स्कीम है वो डाइवर्सिफाइड होती है, जो रिस्क है थोड़ा सा माने बिखरा हुआ होता है, तो लोग इसके ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो उसका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम भी प्रोवाइड करता है। फिर क्या करता है? देखिए, डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग नॉर्म्स, किसी भी अगर बोलता है कि किसी भी तरह की गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए अगर बोला है कि नहीं, ये रिपोर्टिंग नॉर्म्स है, या फिर गवर्नेंस नॉर्म्स, मान लीजिए कोई अगर चीजें चेंज करने की जरूरत है, या फिर कोई भी चीज को अगर देखा जा रहा है कि नहीं भाई हमारे सेकेंडरी मार्केट में इफेक्टेड है, या फिर नेट एसेट वैल्यू को लेकर के कुछ है, या एनएवी को लेकर के है, उसके कट ऑफ टाइम को लेकर के है, स्टैंपिंग को लेकर के है, ये सब सारे चीजों का रूल्स रेगुलेशन जो बना कंट्रोल करता है वो है सेबी। राइट, सो इतना सारा काम करता है सेबी। फिर क्या करता है? देखिए, वैल्यूएशन, मान लीजिए म्यूचुअल फंड के स्कीम का जो इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यू कितना हो गया आज का डेट में, आप देखोगे ना कितना आपको एसेट अंडर मैनेजमेंट का वैल्यू दिखाता है, ये सब सारे चीज सेबी के अंतर्गत होता है। किसी भी स्कीम को लोड कितना लेना है, फीस कितना है, एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, डिविडेंड्स कितने हो रहे हैं ना, या फिर किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, ये सारा गाइडलाइन सर्कुलर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन अगर होता है तो ये सेबी के रिफॉर्म्स के अंतर्गत आता है। राइट, चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, सेबी का जो दायरा है काम करने का कितना बड़ा है, और क्या क्या लीगल चीजें ऊपर बैठ के लोग डिसाइड करते हैं, ताकि
ग्राहक का जो पैसा है वो सेफ्टी के साथ पालन हो। और क्या करता है, देखिए एडवर्टाइजमेंट, किसी भी तरह के एडवर्टाइजमेंट अगर है तो भी क्या क्या गाइडलाइंस है, या कोई प्रचार कर सकता है। देखिए प्रचार से क्या होता है, आप देखते हो कि कोई भी प्रचार अगर ग्राहक को ऐसा लुभाने वाला ऑफर आता है तो इस तरह से भी कंट्रोल करता है कि भाई कोई ऐसा तो दुष्प्रचार तो नहीं किया जा रहा है, या फिर इन्वेस्टर्स के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या हैं, या फिर उनको पे आउट देना है, या कोई डिले हो रहा है क्या पे आउट पाने में। ये सब सारा चीज रेगुलेशंस करते हैं, राइट। सर्टिफिकेट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरमीडियरीज, या जैसे मान लीजिए जैसे अभी एग्जाम्स आप दोगे एनआईएसएम का, तो इसका भी ऐवे ही कोई नहीं म्यूचुअल फंड भेज सकता, तो इसके लिए भी आपको सर्टिफिकेशन एग्जाम लेने हैं। या फिर ट्रांजैक्शंस इन म्यूचुअल फंड यूनिट्स, मान लीजिए ईएमसी है, या फिर उसके केवाईसी के नॉर्म्स क्या हो सकते हैं, ये सब सारा चीज रेगुलेट करता है सेबी। कैटेगराइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स, आप मान लीजिए देखें अभी अलग अलग कैटेगरी है म्यूचुअल फंड्स का, या फिर पोर्टफोलियो का सेग्रीगेशन है। मान लीजिए पोर्टफोलियो अगर है, सेग्रीगेशन का मतलब सिंपली होता है कि अलग अलग है, कि मान लीजिए किसी का रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है, किसी का मीडियम है, किसी का मॉडरेट है, तो अलग अलग तरीके के पोर्टफोलियो को सेग्रीगेट करता है ताकि उसके हिसाब से पोर्टफोलियो मैनेज किया जा सके। स्कीम का परफॉर्मेंस ट्रैक करता है कि कोई भी स्कीम को अगर है तो उसके परफॉर्मेंस कैसी है, उनका कैपिटल गेन क्या हो रहा है, या फिर होल्डिंग कैपेसिटी क्या रख रखा है, तो ये उनका डिविडेंड पे आउट क्या हो सकता है, या ये सब सारी चीजें जो है ना स्कीम का परफॉर्मेंस के अंतर्गत चेक करती है। अब आ जाते हैं हम लोग देखने के लिए कि इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शंस एंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन नॉर्म्स फॉर म्यूचुअल फंड। अब ये चार रिस्ट्रिक्शन है। एक तो जनरल रिस्ट्रिक्शन होता है, मैंने सेबी के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। देखिए एक है जनरल, दूसरा इन्वेस्टमेंट इन डेप्ट सिक्योरिटीज, दूसरा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज एंड इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर इन्वेस्टमेंट इन आर ई आई टीज एंड एनवीटीज। इसका क्या मतलब होता है, जैसे ये आर ई आई टीज का मतलब होता है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब देखो कि आपकी इस रियल एस्टेट में क्या होता है कि जो रियल एस्टेट में जो कंपनीज मूवमेंट करती हैं या फिर काम करती हैं, उनमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं। या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो एसेट्स होती है उसको बोलते हैं आईएनवीटीज, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे रोड्स हो गया, पावर हो गया, ट्रांसमिशन के लाइंस हो गया, या पाइपलाइंस हो गया। इनमें भी क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होता है, इस तरह के द्वारा अगर म्यूचुअल फंड कोई अगर बना रहा है तो उसमें भी क्या रिस्ट्रिक्शंस कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसी चीजें चलती हैं। आ जाते हैं अब हमारे क्वेश्चन आंसर पे। आई होप आपको अभी तक ये समझ में आ गया कि लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है, और जो हमारी सेबी है ये इस तरह कैसे काम करती है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में कि आज का वीडियो जो है नॉलेज के साथ साथ आपको एक प्रैक्टिस भी कराएगा, ताकि आपका मॉक टेस्ट भी क्लियर हो जाए। तो जैसे हमने अभी तक आपको बताया, अब आपको देखते हैं कि इस लर्निंग के बाद आपका जो मॉक टेस्ट है इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, राइट। तो आपको हम देखते हैं कि इस चैनल में कैसे आपको मदद की जाए। आप इस चैनल में आए तो बिल्कुल आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। इस चैनल में मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं मेहनत करके ये वीडियोस बनाता हूँ, और मेरा ये उद्देश्य सिर्फ यही है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं खास करके वो अच्छे मार्क्स से पास हुए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और बात कि आप अगर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपना पेन एंड पेपर काइंडली ले लीजिए, सो दैट आप अपना जो प्रैक्टिस के साथ साथ आप अपना चेक भी करते रहें कि कहाँ मुझे गलत हुआ या फिर कहाँ मैं सही हो रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अब देखिए स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। म्यूचुअल फंड हैज टू फॉलो बोथ सेबी एंड आरबीआई रेगुलेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेक्स मार्केट ट्रांजैक्शन, मेंशन ट्रू और फॉल्स। अब इसमें पूछ रहा है कि म्यूचुअल फंड को क्या फॉलो करना पड़ता है सेबी और आरबीआई के रूल्स रेगुलेशंस के, अगर फॉरेक्स मार्केट ट्रांजैक्शंस होते हैं तो ये क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अब देखिए आजकल देखे होंगे कि आप अभी जो अगर एनआईएसएम का एग्जाम दे रहे होंगे तो मैंने देखा है कि काफी सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं कि अभी ज्यादातर करके जो क्वेश्चंस आते हैं वो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। सो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस के रिलेटेड आज आपका मॉक टेस्ट होगा। तो मैंने कोशिश किया है कि कुछ एक क्वेश्चंस को या ज्यादातर क्वेश्चंस को ट्रू फॉल्स के बैनर की तरह ही बनाया जाए, राइट। सो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर फटाफट अपने नोटबुक पे लिखिए और फिर हम लोग समझते हैं इसको, राइट। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ट्रू।
सो ये जो है म्यूचुअल फंड को फॉलो करना पड़ता है। इससे भी अभी हमने बताया कि काफी सारे रेगुलेटर्स हैं, अगर आप बैंक में काम कर रहे हैं तो आरबीआई के अंतर्गत भी आ गए, और सेबी तो कंट्रोल करता है ये म्यूचुअल फंड को, राइट। तो इसका आंसर ट्रू होगा। अब क्या पूछ रहे हैं, देखिए, द रेगुलेटर फॉर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज, अब इसका रेगुलेटर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए क्या है। अभी अभी हमने मेरे वीडियो में अभी हमने आपको स्लाइड पे दिखाया भी था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो बताइए इसका आंसर करेक्ट कौन सा होगा। सेबी, आईबीए, आरबीआई या आईआरडीएआई। चलिए बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज आरबीआई। देखिए स्क्रीन पे आपको आंसर का कलर चेंज हो गया होगा। अब देखिए ये मैंने क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए बनाया है, ताकि आपको थोड़ा सा क्वेरी क्रिएट हो, थोड़ा सा एंथू क्रिएट हो कि हाँ, एक केबीसी टाइप का एक फॉर्मूला एक मैंने डाला है, राइट। आई होप आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि इसी तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं, या मान लीजिए ट्रू फॉल्स आता है, या इस तरह का स्टेटमेंट घुमा करके आता है, तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चंस को इस तरह से हैंडल करेंगे, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या बोल रहा है, एम्फी प्रोमोट्स द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑन म्यूचुअल फंड्स, मेंशन दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। अब ये पूछ रहा है कि ये जो एम्फी प्रोमोट करता है ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड, ये क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है। चलिए बताइए क्या होगा, या फॉल्स है या ट्रू है, या आप आंसर नहीं देना चाहते हैं, या आई विल आंसर लेटर। फटाफट बताइए क्या होगा आंसर। द करेक्ट आंसर इज ट्रू, ठीक है ना। एम्फी प्रमोट करता है ओवरऑल इंटरेस्ट। एम्फी के बारे में आप देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ, एम्फी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। इसका साइट पे आप जाके पढ़ सकते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, सब कुछ आपको रेडीमेड नहीं मिलेगा कहीं भी, राइट। आप अगर एनएसएम का एग्जाम दे रहे हैं, आपको जैसे ही वर्ड मिला, आप बिल्कुल इस वीडियो के बाद उसको नोट करिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पेन एंड पेपर लेके बैठिए, और एम्फी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ज्यादा आपको टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन थोड़ा सा इसी तरह का बेसिक नॉलेज का टेस्टिंग होता है एग्जाम में, तो एम्फी के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, राइट। सैट इज स्टैब्लिश्ड मेनली फॉर, जो सैट होता है ये किस लिए बनाया जाता है, क्या होगा बताइए। अपील कैन बी फाइल्ड द अग्रीव्ड बाय रूलिंग ऑफ सेबी, रेगुलेट म्यूचुअल फंड बिजनेस इन इंडिया, सुपर रेगुलेटर ओवर एंड अबव सेबी, या एडवाइजिंग सेबी ऑन लीगल मैटर्स। अब इसका आंसर क्या होगा बताइए। ए बी सी डी। ए मतलब पहला वाला है, बी मतलब नेक्स्ट, सी दूसरा। अब देखिए सैट मतलब सिक्योरिटीज एपेलेट और ट्राइब्यूनल है, राइट। अब इसको थोड़ा क्या होगा, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ए, राइट। इसका आंसर क्या होगा, ए। ये क्या मतलब बोल रहा है, जो ये एपेलेट ट्रिब्यूनल है, मतलब अपील कैन बी फाइल्ड बाय ग्रीव्ड बाय रूलिंग ऑफ सेबी, मतलब अगर किसी ग्राहक को अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, तो वो यहाँ पे अपील कर सकता है। जैसे मान लीजिए उसको कोई नुकसान हो गया, या फिर कोई उसको बेवकूफ बना दिया है, या फिर कुछ भी हो सकता है, तो ये प्रोविजंस हैं, रूल्स रेगुलेशंस के अंदर आता है ये, ठीक है। अब क्या पूछ रहे हैं, देखिए, द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट दैट कैन बी मेड बाय अ म्यूचुअल फंड इन इन्वेस्टमेंट ग्रेड डेब्ट सिक्योरिटीज issued by an issuer is limit to, मतलब यहाँ पूछ रहा है कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है डेब्ट सिक्योरिटीज के अंतर्गत, राइट। म्यूचुअल फंड 5%, 15%, 10% या निल। बताइए क्या होगा। 10%, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, इसका आंसर करेक्ट होगा 10%। तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है, माय डियर स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए, 10% ऑफ इट्स नेट एसेट्स, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन घुमा के भी आता है, मान लीजिए ट्रू फॉल्स के अंतर्गत, तो भी आपका कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है ना। चलिए, म्यूचुअल फंड्स आर परमिटेड टू इन्वेस्ट इन लिस्टेड कंपनीज ऑफ ग्रुप कंपनीज अप टू अ लेवल ऑफ, इसमें पूछ रहा है कि म्यूचुअल फंड को कितना तक इन्वेस्टमेंट कर सकता है लिस्टेड कंपनीज में या ग्रुप कंपनीज में, कितना लेवल तक, 50%, 10%, 25% या नन ऑफ। चलिए बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। द करेक्ट आंसर इज 25%। देखिए स्टूडेंट्स, आप अगर नोट कर रहे होंगे तो इस आंसर्स को बिल्कुल आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है ना। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी क्वेश्चंस को आपको घुमा के ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, राइट ना। तो इस चीज को थोड़ा सा
कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा ना तो बिल्कुल आप अच्छे मार्क्स से पास होगे। चलिए आगे चलते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनीज इन म्यूचुअल फंड्स कैन बी। अब ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनीज इन म्यूचुअल फंड कितने हो सकते हैं? 2, 1, 3 एज डिसाइडेड बाय द इन्वेस्टर। अब देखिए मैं एक चीज और बता दे रहा हूँ, बैंकिंग से म्यूचुअल फंड को थोड़ा सा अलग समझिएगा। हालांकि बहुत सारे नियम कानून मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ एक चीजें अलग भी होती है, राइट? सो नॉमिनीज का मतलब होता है कि मान लीजिए म्यूचुअल फंड का जो मेन इन्वेस्टर है, जिसने पैसा लगा रखा है, उसका अगर कुछ हो जाता है, कुछ मतलब अगर वो नहीं रहता, तो वो पैसा किसको मिलेगा? तो उसको बोलते हैं नॉमिनी, राइट? मैं आपको देखिए इजी में बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, राइट? चलिए बताइए इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनीज, नोट कर लीजिए 3। अब देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन 8 में, मर्जर और कंसोलिडेशन ऑफ टू और मोर सिमिलर स्कीम्स इज नॉट कंसीडर्ड एज अ चेंज इन फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्कीम, स्टेट द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। अब ये स्टेट पूछ रहा है कि ये मर्जर और कंसोलिडेशन अगर होता है तो इसमें कंसिडरेशन किया जाता है या नहीं किया जाता है? स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स के हिसाब से बताइए, क्या होगा बताइए करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ट्रू, राइट? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए नंबर 9 में क्या पूछ रहा है, अ यूनिट होल्डर कैन सू नीदर अ ट्रस्टी नॉर अ ट्रस्ट। तो इसमें स्टेटमेंट को सही या गलत, ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है। यूनिट होल्डर कौन हो गया? जिसने पैसा, जिसको यूनिट को जो होल्ड करता है, मतलब इन्वेस्टर जिसने पैसा लगाया है। अब ये सू कर सकता है कि नहीं, मतलब क्या उसको कोर्ट में खींच सकता है क्या, अगर कोई इसके साथ गलत होता है? तो ये स्टेटमेंट को क्या होगा? फॉल्स, ट्रू, आई डू नॉट वांट टू आंसर, बताइए। द करेक्ट आंसर इज ए, फॉल्स है ना? यूनिट कैन सू नीदर अ ट्रस्टी, बिल्कुल ला सकता है उसको, ये स्टेटमेंट गलत है। नीदर मतलब यहाँ पूछा, देखिए थोड़ा सा घुमा के बोला है, नीदर अ ट्रस्टी नॉर अ ट्रस्ट, मतलब नीदर बोल रहा है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। अगर यहाँ बोलता कि कैन सू, तो यस इट्स ट्रू। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द among the following is not the right of investor in mutual fund? यहाँ क्या पूछ रहा है कि राइट मतलब यहाँ हो रहा है अधिकार, उसका ये अधिकार नहीं है। इन चारों में से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का ये अधिकार नहीं है, ये पूछ रहा है। तो राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी बेनिफिशियल ओनरशिप, राइट टू प्लेज म्यूचुअल फंड यूनिट्स, और राइट टू चेंज द डिस्ट्रीब्यूटर। अब राइट टू सेफ्टी मतलब उसको सेफ्टी में रहना, ये उसका अधिकार है या नहीं? राइट टू बी बेनिफिशियल ओनरशिप, ये उसका अधिकार है या नहीं? प्लेज कर सकता है, मतलब इस जो म्यूचुअल फंड है उसको कहीं प्लेजिंग कर सकता है, प्लेजिंग मतलब होता है सीधा बंधक रखना, ठीक है ना? और या तो डिस्ट्रीब्यूटर चेंज कर सकता है। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज राइट टू सेफ्टी, विच इज नॉट अ राइट। बाकी सब चीजें उसकी राइट है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, द एनएबी ऑफ ईच स्कीम शुड बी अपडेटेड ऑन एम्फी वेबसाइट। अब यहाँ पूछ रहा है कि जो एनएबी का स्कीम होता है, किसी भी स्कीम के जो एनएवीज होते हैं, वो अपडेटेड होना चाहिए एम्फी वेबसाइट में। कब? ये पूछ रहा है क्वेश्चन। एवरी डे, एवरी क्वार्टर, एवरी मंथ, या एवरी आवर? बताइए इसका आंसर क्या होगा? फटाफट मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए और बिल्कुल बताइए कि आंसर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल आप आराम से बता सकते हैं, बताइए। द करेक्ट आंसर जो होगा इसका इज ए, मतलब एवरी डे। बिल्कुल माय डियर स्टूडेंट्स, इसको ध्यान में से नोट कर लीजिए कि एनएवी का जो कैलकुलेशन है इस स्कीम में, एम्फी के वेबसाइट में एवरी डे अपडेटेड होता है, एवरी डे। तो इसको याद रखिएगा, ओके? हु कैन नॉट इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु कैन नॉट इन्वेस्ट। अब इन चारों ऑप्शंस में क्या होगा बताइए, एनआरआई, फॉरेन सिटीजन, एचयूएफ, या एफआईआई? द करेक्ट आंसर इज, क्या होगा बताइए करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज
देखिए फॉरेन सिटीजन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। एनआरआई के साथ फॉरेन सिटीजन्स को कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या पूछ रहा है, म्यूचुअल फंड कैन बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ओनली ऑन अ डेली बेसिस। ये स्टेटमेंट क्या सही है गलत है? ये पूछ रहा है कि म्यूचुअल फंड बाय एंड सेल कर सकता है डेली बेसिस पे। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज ट्रू। यस ये ट्रू है, ये सही है, ये गलत गलत नहीं है स्टेटमेंट, राइट। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड परसेंट ऑफ यूनिट होल्डर्स रिक्वायर्ड फॉर टर्मिनेशन ऑफ एन ईएमसी। अब अगर टर्मिनेशन मतलब ईएमसी को अगर टर्मिनेट करना है तो कितना परसेंटेज होना चाहिए, ये पूछ रहा है, राइट। 60%, 65, 80 या 75। द करेक्ट आंसर इज, चलिए बताइए करेक्ट आंसर क्या है। द करेक्ट आंसर इज 75। व्हाट इज द प्रिस्क्राइब परसेंटेज होगा 75%। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिट होल्डर्स हैव द राइट टू इंस्पेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ट्रस्ट डीड, आरटीए एग्रीमेंट, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या ऑल ऑफ अबव। मतलब क्या बोलता है, यूनिट होल्डर को क्या राइट है, उसका अधिकार है क्या कि ये जो डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, मतलब उसकी जांच कर सकता है। इंस्पेक्शन मतलब जांच करना, राइट। इसी का शॉर्ट फॉर्म है इंस्पेक्ट। बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ अबव। सारे अधिकार हैं, राइट। इसको ध्यान में रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब क्या पूछ रहा है, एम्फी इज नीदर रेगुलेटरी बॉडी नॉर अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोलते हैं एसआरओ। अब ये स्टेटमेंट क्या सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। देखिए बताइए क्या होगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि थोड़ा सा जागरूक होइए। अगर कोई भी नया वर्ड आता है तो थोड़ा सा उसके गूगल करिए, थोड़ा सा जानिए समझिए और ऑथेंटिकेट साइट में जाके थोड़ा सा समझिए। एम्फी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। क्या आंसर होगा बताइए करेक्ट। ट्रू। एम्फी क्या है, रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। रेगुलेटरी बॉडी क्या है, सेबी, राइट। तो इसको ध्यान में रखने का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The unclaimed amount of dividend redemptions is to be kept by the mutual fund in liquid scheme floated, short-term deposit, current account with banks या any scheme opted by the fund। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें क्या पूछ रहे थे कि अनक्लेम्ड अमाउंट मतलब अगर जैसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स होता है ना बैंक में, उसी तरह अनक्लेम्ड डिविडेंड्स होते भी है। अब ये कहाँ रखना है म्यूचुअल फंड्स को, राइट, ये पूछ रहा है। लिक्विड स्कीम फ्लोटेड, याद रखिएगा लिक्विड स्कीम के अंतर्गत ही इसको रखा जाता है। इन्वेस्टर्स हैविंग एंड ग्रीवांसेस आर एडवाइज टू अप्रोच फर्स्ट टू। अगर किसी भी तरह का ग्रीवांस होता है, देखिए ग्रीवांस का मतलब होता है इन्वेस्टर को अगर किसी भी तरह की कोई तकलीफ अगर होती है, कोई इसको कंप्लेन होता है या कोई भी तरह का नुकसान का सहना पड़ता है, किसी भी तरह के उसको इश्यूज होते हैं अगर, तो उसको ग्रीवांस बोलते हैं। तो स्पॉन्सर, सेबी, ट्रस्टी, इन्वेस्टर सर्विस सेंटर। तो क्या होगा बताइए। अगर आपने बुक पढ़ा होगा तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन के आंसर को दे सकते हैं। बताइए क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज इन्वेस्टर सर्विस में। ये आपको बता दूं, हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम जब लॉन्च होती है तो उसमें ये नंबर्स भी दिए रहते हैं, उनका ईमेल आईडी भी दिया रहता है। आप बिल्कुल ग्राहक को बोल सकते हैं, ठीक है ना। इससे आपका जो म्यूचुअल फंड सेलिंग का एक एक भरोसा पैदा होता है। अगर आप एज अ बैंकिंग फाइनेंशियल प्रोफेशनल के हिसाब से देख रहे हैं वीडियो को, तो आपको ये मैंने बता दिया। अगर आप इन्वेस्टर अगर हैं तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ मेरे लिए एक ये अधिकार है, मेरा ये इन्वेस्टर सर्विस सेंटर कि मैं जा सकता हूँ। पहले आपको वहां अप्रोच करना है, राइट। 19 क्या बोल रहा है देखिए, म्यूचुअल फंड हैव फ्लेक्सिबिलिटी इन बोथ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। म्यूचुअल फंड को एक फ्लेक्सिबिलिटी मतलब उनके पास ये एक प्रावधान है कि वो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी कर सकते हैं, अपना फंड बना सकते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव या स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये पूछ रहा है। चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। द करेक्ट आंसर इज फॉल्स, राइट। उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आइदर इसमें जाएंगे या उसमें जाएंगे, दोनों को ऐसा मिश्रण नहीं हो जाएगा।
अब देखिए नंबर 20, एज पर सेबी रेगुलेशन म्यूचुअल फंड्स कैन एडवांस लोन टू सिलेक्ट कॉर्पोरेट्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है? देखिए आज के वीडियो में मैंने आपको बहुत सारा ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन लाया है, राइट? आई होप आपका डाउट्स क्लियर हो रहा होगा। चलिए बताइए क्या होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल डाल सकते हैं कि ये इसका क्या है आंसर, राइट? चलिए बताइए। द करेक्ट आंसर इज फॉल्स। नहीं दे सकता, है ना? ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल इस तरह का प्रोविजंस नहीं है और बिल्कुल इस तरह का चीज नहीं कर सकते, राइट? तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अभी तक मैंने आपको 20 मॉक टेस्ट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया, स्पेशली चैप्टर 4 के लिए, राइट? चैप्टर 4 मैंने आज आपको क्लियर करा दिया। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने समझने को मिला होगा। चैप्टर 4 स्पेशली मैंने आपको बताया कि रूल्स रेगुलेशंस के अंतर्गत है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने कमेंट्स को बिल्कुल लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट्स लिखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे काफी सारी चीजें सीखने को समझने को मिलता है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, वो क्या सोचते हैं, समझते हैं, जानते हैं, राइट? और एक चीज और कि अगर आपके कोई कमेंट्स है, जैसे मान लीजिए इस वीडियो को आप देख रहे होंगे या फिर बैंकिंग फाइनेंस के रिलेटेड या कोई भी आपको अगर स्किल डेवलपमेंट की चीजें, सेल्स की ट्रेनिंग की चीजें आपको लगती है कि नहीं आपको पता होना चाहिए या फिर मुझे ऐसा जानना चाहिए, तो आप मेरे को बिल्कुल कमेंट में डाल सकते हैं कि सर इस नेक्स्ट वीडियो में आप इसका वीडियो मुझे बना के मुझे बताइए, राइट? तो मैं खुश होता हूँ, राइट? मैंने आपको देखिए बताया था कि आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है। तो ये मैंने एक नया अपना चालू किया है कि भाई एक एक सक्सेस मंत्रा या सक्सेस कोट। क्या बोला, देखिए सक्सेस इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस कंजम्पशन। कोई भी चीज का झटका में कुछ नहीं हो जाएगा कि भाई फटका में कुछ चीज कमा लो या कि कोई चीज होगा। देखो आपको अगर कुछ करना है ना, तो आपके अंदर एक आग होनी चाहिए और आपके ऊपर ही सारा कुछ डिटर्मिनेशन है। बाकी सब चीज आप देखिए, सुने भी होंगे कि भगवान उसी की मदद करता है जो खुद कुछ ना कुछ करता है, राइट? सो आप अपने पोटेंशियल पे बिलीव करिए और एक इस चीज को समझिए, जानिए कि हाँ, एक फ्यूचर आपका है, आपके अपने हाथ में है, आपकी मेहनत के ऊपर है और अपने ऊपर विश्वास करने की कोशिश करिए, राइट? सो ये मैंने आपको एक सक्सेस कोट देने की कोशिश की। चलिए आगे हम लोग अपने सेशन के पड़ाव पे, और मैं आपको विश करता हूँ कि आपके एग्जाम्स में आप बिल्कुल मैक्सिमम मार्क्स लाइए। देखिए पास मार्क्स के बिल्कुल बिल्कुल मत सोचिए कि मुझे पास मार्क्स लाना है, ये सोचिए कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने हैं इसमें, राइट? सो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो आपको मैं अगेन विश यू गुड लक बोलूंगा आपके एग्जाम्स में लिए। एक चीज और रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप एग्जाम्स में पास होते हैं और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, तो बिल्कुल इस कमेंट सेक्शन में एग्जाम्स के बाद बिल्कुल लिखिए कि हाँ, इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद मिला या फिर क्या मिला, राइट? चलिए, यहाँ तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू माय डियर सब्सक्राइबर्स, मेरे चैनल के व्यूअर्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे चैनल्स को मैं देखता हूँ और मैं ये वीडियोस को कमेंट्स के सेक्शन में आता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, इस चैनल को देख रहे हैं और समझ रहे हैं और जान भी रहे हैं। और एक मैं एक समझता हूँ कि हमसे ये जुड़ है कि लर्निंग कम्युनिटी तैयार हो रही है। देखिए बाजार में या बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा चीज समझा रहे हैं, लेकिन मेरा ये उद्देश्य रहता है कि कैसे करके मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे व्यूअर्स, देखिए मैं अपने जो वीडियोस बनाता हूँ ना, मेरे अपने सब्सक्राइबर्स, मेरे अपने व्यूअर्स के लिए, मैं अपने मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। मेरा सिर्फ एक ही मतलब है और एक ही ऑब्जेक्टिव है इस चैनल को बनाने का कि कितनी आसान तरीके से बैंकिंग फाइनेंस की जो क्रिटिकल चीजें हैं उनको मैं बता सकूं, उनको सिखा सकूं, राइट? इस तरह की चीजों को आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। देखिए आपको स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, बैंकिंग, फाइनेंस, सेल्स, जॉब, मोटिवेशन। आने वाले समय में आपको इस तरह के वीडियोस भी और आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे इस कमेंट सेक्शन में जाके इसको कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा भी लगा हो कि नहीं आपने कुछ सीखा है, तो अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। और आने वाले समय के लिए इस आपको नोटिफिकेशन, ताकि अपडेट मिले और अपने कुछ सीखने को समझे को, तो आपको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, राइट?
और आप मुझे फेसबुक पे, लिंक्डइन पे मेरा ये नाम है, मैंने आपको दिया, और मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, राइट। थैंक यू अगेन। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।